जय हिंद। टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आज जीएस प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। विकल्प आपके सामने है, मध्य प्रदेश यानी एमपी, दूसरा है यूपी, तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा दिल्ली। बिहार और दिल्ली। तो टाइगर स्टेट या बाघ राज्य किसे कहा जाता है बाबू? मध्य प्रदेश को। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को, हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2024 में किस क्रम का स्थापना दिवस था? 75वां क्रम का था। 75वां क्रम का था। ठीक। दिल्ली के वास्तुकार कौन है? लुटियंस। लुटियंस। ठीक। और आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इधर ध्यान दीजिए भाई। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? विकल्प आपके सामने है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प आपका है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। अब वन्यजीव अभयारण्य, तो गुजरात में जो महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य, इसको आप देख लीजिए। गुजरात वाला जो मध्य है, यहाँ पर है भावनगर वन्यजीव अभयारण्य। एक वन्यजीव अभयारण्य है नारायण सरोवर वन जीव अभयारण्य और भावनगर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में जो वन्यजीव अभयारण्य महत्वपूर्ण है, इनको हम लोग देखेंगे। बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, पन्ना वन्यजीव अभयारण्य, कान्हा वन्यजीव अभयारण्य और सतपुरा वन्यजीव अभयारण्य। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और सतपुरा। हाँ, उत्तर प्रदेश में करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है। और आपका रहेगा सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, सूर सरोवर वन्यजीव अभयारण्य और महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। ये आपके उत्तर प्रदेश में। तो जो विकल्प थे हम लोग सब पर थोड़ा थोड़ा अपना देख लिए। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? यहाँ तक इसके ना रही ना भाई। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं, तब उत्तर बोलिएगा। पहला है काजीरंगा, दूसरा विकल्प है सिमलीपाल, तीसरा विकल्प है सरिस्का और चौथा है जिम कॉर्बेट। ठीक है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो आपका हो गया जिम कॉर्बेट पार्क। क्लियर है?
अब क्वेश्चन बन सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ, तो यूके उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक, अच्छा अब एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पड़ेगा, असम। काजीरंगा असम में है। किस लिए मशहूर है, एक सींग वाले गैंडा के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। और सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है भाई, अभी शायद इसके ऊपर हो गया, राजस्थान में है। तो क्लियर हो गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन इधर देखिए, पेरू की जलधारा का अन्य नाम क्या है, पेरू की जलधारा का अन्य नाम पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने रहेगा, बेगुला की धारा, दूसरा है फाकलैंड की धारा, तीसरा विकल्प है हमबोल्ट की धारा, और चौथा विकल्प आपके सामने अलास्का की धारा। तो देखिए पेरू की जलधारा का अन्य नाम है हमबोल्ट की धारा। अगर विश्व मानचित्र आप पढ़े होंगे तो इस तरह करके हम एशिया मानेंगे, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है ना। तो इस साइड धारा बहती है, एक यहाँ बहती है, एक यहाँ बहती है, एक यहाँ बहती है और एक यहाँ बहती है। तो जो पेरू की जलधारा है, यानी किस, इसको पूछा जा सकता है किस सागर में बहती है, तो पेरू की धारा प्रशांत महासागर में बहती है, इसी को कहा जाता है हमबोल्ट की धारा। बेगुला की धारा दक्षिणी अटलांटिक में, बेगुला की धारा यहाँ पर रहेगी। ठीक, फाकलैंड की धारा भी दक्षिणी अटलांटिक में, अलास्का की धारा उत्तरी अटलांटिक में, नहीं अमेरिका के पास है। तो हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से दक्षिण भारत की दूरी कितनी है, विषुवत रेखा से दक्षिण भारत की दूरी, विषुवत रेखा से दक्षिण भारत की दूरी कितनी है। विकल्प आपके सामने है, 111 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, कोई नहीं। तो देखिए विषुवत रेखा से दक्षिण भारत की दूरी 876 किलोमीटर है। इसको हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ना, यह मान लीजिए पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर एक रेखा जिसको कहा जाता है विषुवत रेखा, और एक यहाँ पर रेखा है 0 अंश देशांतर रेखा। 0 अंश देशांतर रेखा को क्या कहा गया है, विश्व का मानक समय। ठीक, तो जो उत्तर दक्षिण मिलाता है इसको क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा, देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा। देखिए इसको बनाने के पीछे कुछ कारण है। यहाँ पे एक रेखा है और नीचे भी एक रेखा है, तो यह है कर्क रेखा। यह जो कर्क रेखा है भारत को क्या करती है, बीचों बीच काटती है। तो कह रहा कि दक्षिण भारत से विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। तो क्लियर हो गया, विकल्प आपका तीसरा सही है। लेकिन इसमें जो हर विकल्प सबको हम लोग देखेंगे, यह जो पूरब पश्चिम को मिला रही है इसको क्या नाम जाना जाता है, अक्षांश रेखा। इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाएं हमेशा समानांतर होती हैं। तो दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अक्षांश का मतलब समझ में आ रहा है ना, इससे और इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। क्या बात समझ में आ रही है। अक्षांश रेखा यह देखिए समानांतर होती है, ये हमेशा समानांतर होती है, तो इसकी दूरी हमेशा 111 किलोमीटर रहेगी, दो अक्षांश के बीच की दूरी। लेकिन दो देशांतर के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेगी, विषुवतीय क्षेत्र पर। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र पर जाएंगे तो देखिए सब मिल गई हैं, इधर जाके घट गई है। क्लियर हो रहा है ना। तो हमारा क्वेश्चन था, आंसर क्या रहेगा, तीसरा विकल्प। यह क्या है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है और 111.3 किलोमीटर कितना है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ पर,
विषुवत रेखा पर है। 0 अंश को विश्व का मानक समय कहा जाता है। 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय कहा जाता है। 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में इसको क्या कहा जाएगा? कर्क रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में जो रहेगा इसको क्या कहेंगे? मकर रेखा। और 0 अंश जो विषुवत रेखा पर रहेगा इसका नाम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, जिनको लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इधर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कर्क रेखा पर स्थित भारत का शहर कौन है? कर्क रेखा पर स्थित भारत का शहर, कर्क रेखा पर स्थित भारत का शहर, कर्क रेखा पर स्थित भारत का शहर कौन सा है? विकल्प आपके सामने है। झांसी, दूसरा है रांची, तीसरा विकल्प है इलाहाबाद और चौथा गोरखपुर। इलाहाबाद और गोरखपुर। तो कर्क रेखा पर स्थित भारत का शहर कौन सा है? रांची है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, प्रेयरीज घास का मैदान कहाँ है? क्वेश्चन है, प्रेयरीज घास का मैदान कहाँ है? कहाँ पर? प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा विकल्प है आपका अफ्रीका और चौथा है आपका उत्तरी अमेरिका। तो प्रेयरी घास का मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में है, ये तो क्लियर है सबको। चलिए, एशिया में घास का मैदान, एशिया यूरोप दोनों में मिला के एक घास का मैदान इसको कहा जाता है स्टेपीज, स्टेपीज घास का मैदान। ठीक। अच्छा, पर्सनल यूरोप में घास का मैदान पुस्टाज है, पुस्टाज। अफ्रीका में घास का मैदान सवाना, सबसे बड़ा घास का मैदान सवाना। अच्छा, और बेल्ट भी यहाँ पर घास का मैदान है और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ब्लू नदी कहाँ से निकलती है? ब्लू नदी कहाँ से निकलती है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। चिल्का झील से, चिल्का झील दिया है विकल्प पहला, दूसरा विकल्प है टाना झील, तीसरा विकल्प है आपका विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील और चौथा है कोई नहीं। तो ब्लू नदी कहाँ से निकलती भाई? टाना झील से। टाना झील से ब्लू नदी निकलती है। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? सफ़ेद नदी निकलती है। ब्लू नदी और सफ़ेद नदी जहाँ मिलती है वहाँ पर कौन सी नदी बनती है? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। नील नदी पर बना बांध का नाम बताइए। आसवान बांध। इधर क्लियर हो गया। चिल्का झील क्या है? ये कहाँ पड़ेगी? भारत में। किस राज्य में? उड़ीसा में। भारत के उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्लियर है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का भाग किस, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? ठीक है, हम विकल्प दे रहे हैं। पहला भाग 1, भाग 2,
भाग 3 और भाग 4। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किसमें बोल रहे हैं भाई? भाग 3 में। भाग 1 में किसका उल्लेख है? संघ एवं राज्य, राज्य का हो गया। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में अभी आपको पता चल गया कि मूल अधिकार का उल्लेख है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में है? क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में पूछ रहा है भाई? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। अनुसूची 11 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है। तो किस में है? अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख अनुसूची 11 में। अनुसूची 2 में किसका उल्लेख है? वेतन। अनुसूची 3 में शपथ। ठीक। और अनुसूची 5 में क्या है? SC ST प्रशासन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील कहाँ स्थित है? इधर आप स्क्रीन आ जाएगी क्या? क्वेश्चन है, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील कहाँ स्थित है क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। विकल्प हम आपको दे रहे हैं, उड़ीसा, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश यानी यूपी और चौथा है MP मध्य प्रदेश। तो लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में लोनार झील है, विकल्प 2 सही है। उड़ीसा में कौन झील है? चिल्का झील, अभी पीछे रिवीजन हो गया है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ और फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में, हाँ बोलिए, मध्य प्रदेश में कोई झील नाम? भोजताल है। चलिए भोजताल है, भोजताल मध्य प्रदेश में हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए भाई, आगे हम लोग इधर देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील कहाँ स्थित है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं, तमिलनाडु, दूसरा विकल्प आपका उड़ीसा, तीसरा विकल्प आपके सामने है मणिपुर, चौथा कोई नहीं। तो पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। उड़ीसा में कौन झील है? चिल्का झील। मणिपुर में लोकटक झील मणिपुर में है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाते हैं? क्वेश्चन है, दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाते हैं? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है बुक्सा, दूसरा विकल्प है थारू, तीसरा विकल्प है खरवार और चौथा कोई नहीं। ठीक है, तो थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो देखिए दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं ना, तो क्या है, यहाँ परंपरा है रोटी बनाने की। रोटी बनाते हैं दीपावली के दिन, ये सब रोटी जरूर बनाते हैं। और रोटी को क्या कहा जाता है हिंदू धर्म में? शोक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। और ऊपर वाला इसको खोल लेंगे, क्या है, धूप आएगी क्या इधर? हाँ, गोरखपुर के क्षेत्र, तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित? हम विकल्प आपको दे रहे हैं, ठीक है। पहला है एशिया में, दूसरा विकल्प है यूरोप में, तीसरा विकल्प आपका है अफ्रीका में, और चौथा विकल्प आपका है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। इसका आंसर तो तीसरा होगा विकल्प। लेकिन देखिए एशिया में 2-3 महत्वपूर्ण जो हैं, एक का नाम है गोबी का मरुस्थल, और तकला मकान का मरुस्थल, और एक है थार का मरुस्थल, ठीक। यूरोप किस लिए मशहूर है? यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं। पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, तो यूरोप में मरुस्थल क्या है? नहीं है। अफ्रीका में आपका हो गया कालाहारी मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में 4 मरुस्थल महत्वपूर्ण इसको देख लीजिए। एक है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिप्सन। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिप्सन, ये चारों मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए, हड्डियाँ धनुष के आकार की होती हैं किसके कमी से? हड्डियाँ धनुष के आकार की होती हैं, हाँ, धनुष के आकार की होती हैं। हड्डियाँ धनुष के आकार की होती हैं, कह रहा है किसकी कमी से? किसकी कमी से? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है डी, दूसरा है ई, तीसरा है ए और चौथा है बी। तो हड्डियाँ धनुष के आकार किसकी कमी से होती हैं? डी की कमी से। हड्डी क्या होती है? धनुष के आकार की हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। अगला क्वेश्चन इधर है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है 1973 में, दूसरा है 1972 में, तीसरा है 1992 में, ठीक हो जाइए 1992 में, और है 2006 में। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। 1972 में कहा गया कि वन्य को संरक्षण देने के लिए कुछ कानून होने चाहिए। 1972 से स्टार्ट हो गया। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? क्वेश्चन है भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं, नीलगिरी, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, नहीं हिमालय है, हिमालय, तीसरा विकल्प है सिक्किम, और चौथा कोई नहीं। तो भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा, कहाँ है? दक्षिण भारत में पड़ती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उल्लेख किसमें है? भारतीय संसद का उल्लेख किसमें है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 79, एक है कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में भारतीय संसद का उल्लेख है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है।
और आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो अस्थाई, और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष, इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। इनके लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, इसके साथ जिसको लेना ले लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? क्वेश्चन है आपके सामने, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, हम इधर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? विकल्प के हिसाब से आप बोलेंगे। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। पहला विकल्प इसमें है गुजरात, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश यानी एमपी, और चौथा विकल्प है पंजाब। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से तो विकल्प आपका चौथा है, चौथा पंजाब से नहीं गुजरती है। हम इसको देखेंगे ना, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब ये 8 राज्य आप याद कर लीजिए, उसमें कोई विकल्प हो सकता है कौन नहीं गुजरती। तो 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें बोली बाबू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितना हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 राज्य हो गए ना। आप याद रख लीजिए कि 8 राज्य कौन कौन है जिससे होकर गुजरती है, और बाकी जो विकल्प रहेगा उसमें नहीं गुजरेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? ठीक, विकल्प हम आपको दे रहे हैं। बी है, फिर के है, ई है, डी है। तो पानी में घुलनशील विटामिन बी है, बी के साथ साथ सी भी पानी में घुलनशील होती है, और के, ई, डी, ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होती है। अब क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि विटामिन की खोज कौन किया था? हाँ, काश्मीरी फंक। विटामिन की खोज कौन किया था? काश्मीर फंक। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो आज हमारे टॉप जीएस का इतने क्वेश्चन महत्वपूर्ण हम आपके सामने लेके आए हैं। आज वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।